तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट इफ A इज सबसेट ऑफ B देन C माइनस B इज सबसेट ऑफ C माइनस A। अगर A B का सबसेट है तो जो C माइनस B होगा वो सबसेट होगा C माइनस A का। तो चलिए देखते हैं, लेट X बिलोंग्स टू C माइनस B। Show that if A is subset of B, then C minus B is subset of C minus A। अगर A B का सबसेट है तो जो C minus B होगा वो सबसेट होगा C minus A का। तो चलिए देखते हैं, let X belongs to C minus B। ठीक है, हमने मान लिया है कि X C minus B में बिलोंग करता है। That implies X belongs to C and X does not belongs to B। That implies X belongs to C and X does not belong to A। Since A is subset of B, A B का सबसेट है, मतलब कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं। अगर कोई एलिमेंट B में नहीं है तो उसका मतलब है वो एलिमेंट A में भी नहीं है। That implies X belongs to C minus A। That implies C minus B is subset of C minus A। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, assume that power set of A is equal to power set of B। हमें गिवन है कि पावर सेट ऑफ A इक्वल है पावर सेट ऑफ B के। शो दैट A is equal to B, हमें शो करना है कि सेट A सेट B के इक्वल है। तो मान लेते हैं let X belongs to A। That implies power set of A belongs to B। ठीक है, that implies power set of A belongs to B since P is equal to P। ठीक है, इस बेस पर हम ये कंडीशन लिख सकते हैं कि जो पावर सेट ऑफ A है वो बिलोंग कर रहा है पावर सेट ऑफ A में, तो पावर सेट ऑफ A बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ B में। सिंस हमें ये दे रखा है कि PA इक्वल है B के, ये गिवन है। दैट इंप्लाइज X बिलोंग्स टू B। दैट इंप्लाइज A इज सबसेट ऑफ B। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन। सिमिलरली लेट Y बिलोंग्स टू B। That implies power set of B belongs to power set of B। That implies power set of B belongs to power set of A। Since PA is equal to P, that implies Y belongs to A। That implies B is subset of A। Second condition from first and second we can say that A is equal to B। सेवंथ है हमारे पास, is it true that for any set A and B, दो सेट हैं A और B, तो अगर हम पावर सेट ऑफ A निकालें और पावर सेट ऑफ B निकालें, उन दोनों का यूनियन कर दें, क्या वो इक्वल होगा? पहले हम यूनियन A यूनियन B करें और फिर उनका पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालें, क्या ये इक्वल होगा? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट ट्रू। अब हम एग्जांपल देते हैं, A एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, B एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3। ठीक है, A यूनियन B हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, चलो पावर सेट ऑफ A निकालते हैं। पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A में आ जाएगा 1 2 1 2 एंड 5। ठीक है, ये पावर सेट ऑफ A आ गया। पावर सेट ऑफ B में आएंगे एलिमेंट्स, पावर सेट ऑफ B में 2 3 2 3 एंड 5। ठीक है, पावर सेट ऑफ B आ गया हमारे पास, पावर सेट ऑफ A आ गया हमारे पास। अब पावर सेट ऑफ A यूनियन B निकालते हैं। 1 2 3 1 2 2 3 1 2 3 और 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर सेट ऑफ A में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है, पावर सेट ऑफ B में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। हेंस हम कह सकते हैं पावर सेट ऑफ A यूनियन B इक्वल नहीं
पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी एज एक एलिमेंट है, ये बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में, बट दिस एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रू। क्वेश्चन 8 है हमारे पास, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, दो सेट है ए और बी, तो हमें सेट ए शो करना है इक्वल ए इंटरसेक्शन यूनियन ए माइनस बी, ठीक है। तो ए पर ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ए माइनस बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है और बी में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में भी वो एलिमेंट आएंगे जो ए में है पर बी में नहीं है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इस ब्रैकेट को बंद करूंगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो किसी भी सेट का उसी के कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर यूनियन करते हैं तो हमें यूनिवर्सल सेट मिल जाता है, दैट इम्प्लाइज ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, दैट इम्प्लाइज ए। तो हम देखो इस कंडीशन से हम चले गए और हमने इक्वल टू ए प्रूव कर लिया, तो हमने ये कंडीशन शो कर दिया। अब नेक्स्ट केस देखते हैं, ए यूनियन बी माइनस ए। जिस तरह से हमने ए माइनस बी को हमने लिखा था ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, उसी तरह से बी माइनस ए को हम लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ओपन कर देंगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब देखो ए यूनियन बी को ऐसे रहने में इंटरसेक्शन किसी भी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ अगर हम यूनियन करते हैं तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट आता है, और ए यूनियन बी का मैं इंटरसेक्शन करूंगा यूनिवर्सल सेट के साथ तो मेरे पास ए यूनियन बी आएगी। तो देखो हम इस कंडीशन से चले थे और यहाँ पर आ गए, तो हमने इस कंडीशन इक्वल प्रूव कर दिया, दैट्स इट। क्वेश्चन 9 हमारे पास है, यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो हम इन क्वेश्चन में हम ए सबसेट ऑफ बी बाय डिफॉल्ट मानकर चलेंगे। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास है, ठीक है। तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से इसको बोल देंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन ए ही होगा, इंटरसेक्शन ए यूनियन बी ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का हम इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे तो हमारे पास अल्टीमेटली ए आएगा। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। सेकंड पार्ट में हमें करना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्रूव करना है, ठीक है। तो अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम इसको बोल देते हैं ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हमने ए सबसेट बी माना हुआ है बाय डिफॉल्ट, तो ए इंटरसेक्शन ए अल्टीमेटली ए हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हमें पता है कि ए सबसेट है बी का, तो ए इंटरसेक्शन बी ए हो जाएगा, ए यूनियन ए अल्टीमेटली ए हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन हमारे पास है, शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है तो उसका ये मतलब नहीं कि बी इज इक्वल टू सी होना जरूरी है, कंपल्सरी है। एग्जाम्पल लेते हैं, ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 1, ठीक है। बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 और 2, सी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा 1, देखो 1 कॉमन एलिमेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन सी करते हैं, ए इंटरसेक्शन सी में भी एलिमेंट आएगा 1, ठीक है, कॉमन एलिमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन सी के, ठीक है। पर हम देख रहे हैं कि जो सेट बी है उसमें एलिमेंट है 1, 2, सेट सी है उसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, हेंस ए नॉट इक्वल टू सी। क्वेश्चन यहाँ मेरे पास है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स if A intersection x equal to B intersection x equal to 5 and A union x equal to B union x for some set x show that A is equal to B, ठीक है। तो हमें जो given है हम वो लिख लेते हैं पहले, given A union x equal to B union x
फॉर सम सेट x एंड हमें गिवन है a इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5, ठीक है। ये दोनों चीजें हमें गिवन है। अब मैं सेट a को लिखना चाहता हूँ a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लो से अगर मैं इसको खोलूंगा तो मेरे पास आएगा a इंटरसेक्शन a यूनियन a इंटरसेक्शन x। तो a इंटरसेक्शन a तो a होगा, ठीक है। अब इसका यूनियन a इंटरसेक्शन x हमें इक्वल टू दे रखा है 5 है, तो ये 5 हो गया। अब किसी भी सेट का यूनियन में 5 के साथ करूंगा तो मेरे पास वही सेट आएगा a। इसी तरह से सिमिलर मैनर में मैं b को लिख सकता हूँ b इंटरसेक्शन b यूनियन x, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x को लेकर के चलना है। a इंटरसेक्शन a यूनियन x को इक्वल दे रखा है b यूनियन x के, तो हम b यूनियन x यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो से हम खोल देंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन x, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b को हम ऐसे रहने देंगे और यूनियन a इंटरसेक्शन x हमें दे रखा है a इंटरसेक्शन x इक्वल टू 5, तो ये 5 रख देंगे हम यहाँ पर इज इक्वल टू आ गया। किसी भी सेट का हम यूनियन करेंगे 5 के साथ तो हमारे पास a इंटरसेक्शन b आ जाएगा, a इक्वल टू a इंटरसेक्शन b हमारे पास आ गया। तो अब हम कह सकते हैं a सबसेट ऑफ b फर्स्ट केस। अब हम b इज इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x को लेकर के चलेंगे, b इक्वल टू b इंटरसेक्शन b यूनियन x। हमें b यूनियन x इक्वल दे रखा है a यूनियन x के, ठीक है। तो अब b इंटरसेक्शन a यूनियन x हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लो लगा के ओपन करेंगे b इंटरसेक्शन a यूनियन b इंटरसेक्शन x। तो हमें b इंटरसेक्शन x 5 के इक्वल दे रखा है, तो ये हो जाएगा b इंटरसेक्शन a यूनियन 5। तो किसी भी सेट का हम यूनियन करते हैं 5 के साथ तो हमारे पास वही सेट आता है b इंटरसेक्शन a। हम कह सकते हैं b सबसेट है a का, सेकंड कंडीशन, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड a इज इक्वल टू b। यानी कि 12th क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड सेट्स a b and c such that a intersection b intersection c and a intersection c are non-empty set and a intersection b intersection c is equal to 5। मतलब a का इंटरसेक्शन b के साथ, b का c के साथ, c का a के साथ, वो तो नॉन एम्प्टी आना चाहिए, और जो तीनों का एक साथ हम इंटरसेक्शन करेंगे वो एम्प्टी है। इस क्वेश्चन का एक लॉजिक है कि तीनों सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, मतलब तीनों सेट में ना हो, किसी दो सेट में कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए a सेट बनाते हैं हम 1 2, ठीक है। b सेट बनाते हैं हम 2 3, ठीक है। c सेट बनाते हैं हम 3 1। अब देखो आप हर एक सेट में एक एक कॉमन एलिमेंट है, जैसे सेट a है, सेट a और सेट b में 2 कॉमन है, सेट b और सेट c में 3 कॉमन है, सेट a और सेट c में 1 कॉमन है। तो अब देखो a इंटरसेक्शन b हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, b इंटरसेक्शन c हम करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, c इंटरसेक्शन a हम करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, ठीक है। पर a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हम करेंगे तो देखो a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c हम करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, क्योंकि तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं है जो तीनों सेट में कॉमन है, तो इसलिए a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन से हमारे पास 5 आएगा। हमारे पास है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन a school 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट फाउंड टू बी टेकिंग टी इज इक्वल टू 150, ठीक है। एंड 225 स्टूडेंट वर टेकिंग कॉफी, नंबर ऑफ स्टूडेंट टेकिंग कॉफी इज इक्वल टू 225। 100 वर टेकिंग बोथ कॉफी एंड टी, number of students taking both coffee and tea is 100। Find how many students were taking neither coffee nor tea। सबसे पहले तो हम निकालेंगे number of students taking either tea or coffee, यानी n of c union t, ठीक है। तो ये हो जाएगा n of c plus n of t minus n of c intersection t, ठीक है। n of c की वैल्यू कितनी है 225 plus n of t 150 minus n of c intersection t 100,
ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 7 2 ये हो जाएगा 175, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं जो ना तो कॉफी ले रहे हैं ना टी ले रहे हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास है 600। तो 600 में से हम वो स्टूडेंट माइनस करेंगे जो या तो कॉफी ले रहे हैं या टी ले रहे हैं, ठीक है। तो 600 माइनस n ऑफ C यूनियन T, तो ये हो जाएगा 600 माइनस 175 इज इक्वल टू 325। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कॉफी भी नहीं ले रहे हैं और टी भी नहीं ले रहे हैं उनका नंबर है 325। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो हिंदी NH इज इक्वल टू 100, ठीक है। 50 नो इंग्लिश, नंबर ऑफ स्टूडेंट नो इंग्लिश NE इज इक्वल टू 50, ठीक है। 25 नो बोथ, N of H intersection E is equal to 25, ठीक है। How many students are there in group, नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने हैं कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट ग्रुप में, N of H यूनियन E, ठीक है। N of H प्लस N of E माइनस N of H इंटरसेक्शन E, ठीक है। तो N of H कितना है 100, N of E 50 माइनस 25, ये आ जाएगा 125। देखिए क्वेश्चन 15 हमारे पास है, हमने वेन डायग्राम बना लिया। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम वेन डायग्राम बना लेते हैं और वेन डायग्राम की हेल्प से इस टाइप के क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए किस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो जो ये स्मॉल a है उसका मतलब है कि जो स्मॉल a के जितने नंबर ऑफ पीपल हैं वो केवल न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं। जो स्मॉल c का मतलब है ये वाले लोग केवल न्यूज़पेपर T पढ़ रहे हैं। जो स्मॉल b है उसका मतलब है ये वाले लोग केवल न्यूज़पेपर I पढ़ रहे हैं। उसके बाद जो f है उसका मतलब है वो लोग न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं और I पढ़ रहे हैं। जो स्मॉल d है उसका मतलब है वो लोग न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं, T पढ़ रहे हैं। जो स्मॉल e है उसका मतलब है ये लोग न्यूज़पेपर T पढ़ रहे हैं, I पढ़ रहे हैं। और जो स्मॉल g है उसका मतलब है वे लोग H भी पढ़ रहे हैं, I भी पढ़ रहे हैं, T भी पढ़ रहे हैं। और आप समझ सकते हो जिस हिसाब से ओवरलैप हो रहा है उस हिसाब से आपको आइडिया आ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल, तो 60 पीपल का सर्वे हुआ तो यूनिवर्सल सेट में आ जाएंगे 60 एलिमेंट्स। उसके बाद इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर H, 25 लोग न्यूज़पेपर H पढ़ रहे हैं। मतलब A प्लस D प्लस G प्लस F इज इक्वल टू 25। A प्लस D प्लस G प्लस F 25 हमारे पास आ गया। उसके बाद है 26 रीड न्यूज़पेपर T, न्यूज़पेपर T में कौन कौन है C प्लस D प्लस G प्लस E, C प्लस D प्लस G प्लस E इज इक्वल टू 26, ठीक है। उसके बाद है 26 रीड न्यूज़पेपर I, F प्लस B प्लस G प्लस E, F प्लस B प्लस G प्लस E 26, ठीक है। इसके बाद है 9 रीड बोथ H एंड I, 9 जो पीपल हैं वो H भी पढ़ रहे हैं और I भी पढ़ रहे हैं। तो उसमें आएगा F प्लस G, तो ये लोग H भी पढ़ रहे हैं और I भी पढ़ रहे हैं। F प्लस G इक्वल टू 9, ठीक है। 11 रीड बोथ H एंड T, H एंड T, D प्लस G इज इक्वल टू 11, D प्लस G इज इक्वल टू 11, ठीक है। उसके बाद है 8 रीड बोथ T एंड I, T एंड I, G प्लस E इज इक्वल टू 8, G प्लस E इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसके बाद है 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, और जो 3 लोग हैं वो ऑल 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। मतलब G इज इक्वल टू 3, G इज इक्वल टू 3। तो देखो यहाँ पर हमारे पास G की वैल्यू आ गई है, तो अब हम E की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। G की वैल्यू 3 है, E की वैल्यू हम निकालेंगे 8 माइनस 3 5, E की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। D प्लस G इज इक्वल टू 11, G की वैल्यू है हमारे पास 3, तो D इज इक्वल टू 8। उसी तरह से F प्लस G इज इक्वल टू 9, G की वैल्यू 3 है, तो F इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास F D E G की वैल्यू आ चुकी है। F D G E, देखिए अब हमारे पास ये 4 वैल्यू आ चुकी हैं। F की वैल्यू आ गई है, D की वैल्यू आ गई है, E की आ गई है, G की आ गई है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें
जो वेरिएबल्स बचे हैं 4 वेरिएबल्स उनकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें एफ भी है, जी भी है, ई भी है और हमारे पास तीनों की वैल्यू है, केवल बी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम इसमें से। ठीक है, तो बी की वैल्यू हो जाएगी 26 माइनस एफ जी ई को प्लस करके उस साइड साइन कर देंगे। तो एफ जी ई की कितनी वैल्यू हो जाएगी, एफ प्लस जी 9 प्लस ई 14, तो 26 माइनस 14 हो जाएगा 12, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 12। इसी तरह से डी जी एफ की हमारे पास वैल्यू है और ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 25 माइनस डी जी एफ की वैल्यू डी जी एफ 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 6 17, तो 17 25 में से 17 जाएंगे तो 5 8 आ जाएगा। 25 माइनस 17 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, डी प्लस जी प्लस ई, सी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास डी जी ई 8 प्लस 5 13 14 15 16, तो 26 में से 16 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फर्स्ट पार्ट हमारे पास है फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। हमें पता लगाना है कि कितने लोग हैं जो कम से कम एक अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, क्योंकि ये अलग अलग पीपल हैं। जैसे ए है जो ए टाइप के लोग हैं, मतलब वो केवल न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं। जो बी टाइप के लोग हैं वो केवल न्यूज़पेपर टी पढ़ते हैं। ऐसे ए से लेकर के जी तक सभी अलग अलग टाइप के पेपर हैं, सबको हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि ये एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर तो ये पढ़ते हैं, और वो होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी इज इक्वल टू ए प्लस 12, वो आ जाएगा हमारे पास नंबर 52। ठीक है, सेकंड पार्ट है फाइंड नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। हमें पता लगाना है कि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो केवल एक टाइप का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो हमने वेन डायग्राम बनाया था उसमें जो ए टाइप के लोग थे और बी टाइप के लोग थे और सी टाइप के लोग थे, तो वो केवल एक न्यूज़पेपर पढ़ते थे। तो ए प्लस बी प्लस सी हमारा आंसर आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो ये हो जाएगा 30। तो हमारा आंसर आ चुका है। फर्स्ट पार्ट का आंसर है हमारा 52 और सेकंड पार्ट का है जिस तरह हमने क्वेश्चन 15 करा, क्वेश्चन 16 भी हम उसी तरह करेंगे। इन अ सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए, 26 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी, 29 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी। इफ 14 पीपल लाइक ए एंड बी, 12 लाइक सी एंड ए, 14 लाइक सी एंड डी, 8 पीपल लाइक ऑल द थ्री, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो हमें फाइंड करना है कि केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करने वाले कितने लोग हैं। तो देखो सबसे पहले हमें वेन डायग्राम बनाना है और उन पे नेमिंग करनी है। जो ए वाले लोग हैं वे केवल प्रोडक्ट ए को लाइक करते हैं, जो बी वाले लोग हैं वो केवल प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं, जो सी वाले लोग हैं वो केवल प्रोडक्ट सी को लाइक करते हैं, जो डी वाले लोग हैं वो प्रोडक्ट ए को भी लाइक करते हैं और सी को भी लाइक करते हैं, जो एफ वाले लोग हैं वो बी को भी लाइक करते हैं और सी को भी लाइक करते हैं, जो ई वाले लोग हैं वो ए को लाइक करते हैं और बी को लाइक करते हैं, और जो जी वाले लोग हैं वो ए को भी लाइक करते हैं, बी को भी लाइक करते हैं और सी को भी लाइक करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। 21 पीपल ने प्रोडक्ट ए को लाइक करा, मतलब ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी, ए प्लस ई प्लस जी प्लस डी इज इक्वल टू 21। ठीक है, उसके बाद 26 लाइक प्रोडक्ट बी, 26 लोगों ने प्रोडक्ट बी को लाइक किया, बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ, बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ 26। ठीक है, उसके बाद 29 लाइक प्रोडक्ट सी, 29 ने प्रोडक्ट सी को लाइक किया, बी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी, बी प्लस जी प्लस एफ प्लस सी, ये है 29। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, 14 लोगों ने प्रोडक्ट ए को लाइक किया और बी को लाइक किया, तो ई प्लस जी इज इक्वल टू 14। ठीक है, उसके बाद 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, 12 लोगों ने प्रोडक्ट सी और ए को लाइक किया, बी प्लस जी इज इक्वल टू 12, बी प्लस जी इज इक्वल टू 12।
उसके बाद कह रहा है कि 8 people liked all the 3 प्रोडक्ट, और 8 लोगों ने सभी प्रोडक्ट लाइक किया, मतलब g इक्वल टू 8, ठीक है, g इक्वल टू 8। तो अगर g 8 के इक्वल है तो हम e की वैल्यू निकाल सकते हैं, e हमारे पास आ जाएगा 14 माइनस 8 6, ठीक है। उसके बाद d प्लस g, तो g की वैल्यू हमारे पास है 8, तो d आ जाएगा 4। उसके बाद g की वैल्यू है हमारे पास, तो f आ जाएगा 14 माइनस 8 6। तो इसमें देखो, इसमें हम 3 की वैल्यू पुट करेंगे और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू 29 माइनस, देखो d प्लस g प्लस f प्लस करो, d प्लस g प्लस f, 4 प्लस 8 12 प्लस 6 18, तो 29 में से अगर हम 18 को माइनस करें तो हमारे पास 11 आएगा, ठीक है। तो c की वैल्यू आ चुकी है 11, और हमें c की वैल्यू भी फाइंड करनी थी। देखो c की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्या था हमारे पास क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट c ओनली, जो c वाले लोग हैं वो केवल प्रोडक्ट c को लाइक करते